नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की ये ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम भारत का भूगोल सीरीज की तीसरी कक्षा में एक बार फिर आमने सामने हैं। इस तीसरी कक्षा में हम भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत कर लिया था भारत की भूमि को। आज हम उन भौतिक प्रदेशों को एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हमारा भौतिक प्रदेश रहेगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा आपका इस क्लास में स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पेपर और पेन लेके बैठिएगा, सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा। तो देखिए, उत्तरी पर्वतीय वर्गीकरण अगर करते हैं अपन तो कई बार इसको 3 भागों में बांटा जाता है, कई बार इसको 4 भागों में बांटा जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो ये 3 भाग कौन से हैं और ये 4 भाग कौन से हैं, इस चीज़ का समाधान जब हम वर्गीकरण कर लेंगे तब बात करेंगे। तो आप दिमाग में रखिएगा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाए या 4 भागों में बांटा जाए, ये चर्चा हम करते हैं। तो अभी आप ये दिमाग में रखिएगा, जब पूरा वर्गीकरण हो जाएगा तब मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। तो ये हम वर्गीकरण कर रहे हैं इसका। वर्गीकरण में हम पहले 3 भागों में बांटेंगे इसको। पहले 3 भागों में पहला है पार या ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हिमालय का, हिमालय के नाम से। तीसरा पार्ट है इसका पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो हमने हिमालय को अभी 3 भागों में बांटा है, पार या ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस का मतलब ही पार होता है। जैसे दिल्ली में ट्रांस यमुना कॉलोनी है, आगरा में ट्रांस यमुना कॉलोनी है, तो यमुना के पार जो कॉलोनी है ना, यमुना पार कॉलोनी है ना। अब ट्रांस हिमालय को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं ये? तो देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 भागों में बांटा है फिर से पार हिमालय को। इनको अपन नंबर दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, अपन ऐसे कर देते हैं। पहला है मुख्य हिमालय, इसी को कहते हैं महान हिमालय। इसी को कहते हैं बृहद हिमालय। मुख्य हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, इसी के नाम है सारे। कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछ लेता है वो, तो आप समझते चलिएगा। ये पहला ही पार्ट है इसका। और इसके अलावा इसको सर्वोच्च हिमालय भी कह देते हैं, सबसे ऊंचा भाग है ये। सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसी भाग में पाई जाती हैं, इसलिए इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। फिर हिमालय का दूसरा पार्ट आता है, उसको कहते हैं मध्य हिमालय। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे समझने में चीज़ों को। दूसरा पार्ट आएगा मध्य हिमालय। इसी को उप हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय का दूसरा नाम है उप हिमालय। इसी का एक नाम और है लघु हिमालय। तो इस प्रकार से ये हिमालय के दूसरे पार्ट का 3 नाम हो गए। ठीक है। अब इसी का तीसरा पार्ट है, उसको कहते हैं बाह्य हिमालय। इसी को निम्न हिमालय भी कह देते हैं। तो ये इनके नाम है। हिमालय को जो है हमने इन भागों में बांट दिया
और इन सब भागों को अलग अलग क्या नाम कह करके बुलाया जाता है वो भी हमने यहाँ चर्चा में ले करके आ गए। अब विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं आपको बताऊं कि जो मुख्य हिमालय है, जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, यानी सबसे अधिक ऊंचाई है इसकी, तो आप जैसा जानते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है ना। तापमान में कमी आएगी तो बर्फ जम जाएगी। जब बर्फ जम जाएगी तो इसका बर्फ जमने के कारण एक नाम और है हिमाद्री। इसी का नाम है हिमाद्री, क्योंकि यहां साल भर, पूरे वर्ष, साल भर बर्फ जमती है, साल भर बर्फ जमती है, साल भर बर्फ रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। अब हिमाद्री इसको कहा जाता है, फिर इसको क्या कहा जाता है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हिमाचल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल, और इस वाले पार्ट को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनके और भी नाम हैं तीनों के, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब अपन यहां आ जाएं पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी और उत्तरी भाग में कुछ पहाड़ियां हैं, उनको अलग से वर्गीकृत कर दिया गया है, जिनको पूर्वोत्तर पहाड़ियां कहा गया है, जिसमें डाफला, मिशमी, आपका आभोर है, नागा पहाड़ियां हैं, नागा, मणिपुरी, मेघालय, और शिलोंग का पठार भी इसी में आता है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां आती हैं। हम विस्तारित चर्चा करेंगे। अभी शिलोंग का पठार लिख देता हूं मैं। इस शिलोंग के पठार में ही, इस शिलोंग के पठार में ही आपकी गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां आती हैं, शिलोंग का पठार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। इनको भी नंबर दे देता हूं। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, बिना कॉपी पेंसिल लिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अभी विद्यार्थियों हमने ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको कि हम हिमालय कहते हैं, हिमालय को भी कई भागों में बांटा है। एक को ट्रांस या पार हिमालय कहा, पहले भाग को, दूसरे भाग को हिमालय कहा, और तीसरे भाग को पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहा। फिर इनका फिर वर्गीकरण किया, पार हिमालय को या ट्रांस हिमालय को काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में बांटा। फिर हिमालय को मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के रूप में बांटा। इनको ध्यान रखिएगा, ये मुख्य, मध्य और बाह्य, ठीक है, इस प्रकार से। और इनके अन्य नाम हो गए, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां ये हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहा कि 3 पार्ट है या 4 पार्ट है, हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां देखिए मैंने हिमालय को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। ये चौथे भाग का क्या मामला है, 4 भागों में बांटा गया कई बार कई पुस्तकों में, तो इनको देख लेते हैं अपन कि वो कैसे करते हैं। वो हिमालय को पहला पार्ट तो इसको कर देते हैं, इसको पहला पार्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट इसको कर देते हैं बी, तीसरा पार्ट इसको कर देते हैं सी, और चौथा पार्ट इसको कर देते हैं डी। तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा बाह्य हिमालय। तो ऐसे करके ये 4 भाग बना देते हैं, जबकि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को मुख्य हिमालय में ही शामिल कर देते हैं, ये इनको इन्हीं में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये हिमालय का वर्गीकरण है 3 भागों में या 4 भागों में। 3 भागों में आप करेंगे तो आपको अच्छे से कई चीजें क्लियर होती हैं। 3 भाग में ही हम वर्गीकरण करेंगे, बाकी की चीजें तो और आगे आएंगी, आप समझते जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, आपके बाद में भी अच्छा रहेगा समझने में। अब हम क्या करेंगे कि ये तो वर्गीकरण कर लिया हिमालय का हमने।
अब वर्गीकरण में जितने भी पार्ट आए हैं हिमालय के, उन सबको एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार मानचित्र बना लेते हैं और मानचित्र में इनको प्लॉट कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये चीन वाला हिस्सा है और ये भारत की तरफ वाला हिस्सा है। हिमालय जो है दोनों चीन की तरफ भी है, इस प्रकार से है हिमालय, यूं है ये, ठीक है। एक तरफ चीन है और एक तरफ भारत है। अब यहाँ एक खास बात यह है कि चीन की तरफ का जो भाग है हिमालय का, उसका ढाल जो है अवतल ढाल है। उसका ढाल कैसा है? अवतल ढाल है चीन की तरफ। और जो भारत की तरफ वाला हिस्सा है, और वो कैसा है? उत्तल ढाल है। भारत वाला जो भाग है वो उत्तल ढाल है। हिमालय इस प्रकार से है, चीन की तरफ से अगर आप आएंगे तो ये ढाल कैसा है? अवतल ढाल ऐसे करके। और भारत की तरफ ये ढाल कैसा हो जाता है? उत्तल ढाल इस प्रकार से। तो ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, कई बार कंपटीशन में सवाल आते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। आप कैसे कहोगे कि कहां से कहां तक ट्रांस हिमालय की सीमा है, और कहां से बृहद हिमालय स्टार्ट होता है, और कहां से मध्य हिमालय स्टार्ट होगा, और कहां से बाह्य हिमालय स्टार्ट होगा? तो इनके बीच में कोई ना कोई सीमा है, तभी तो हम कहेंगे कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। वैसे तो सारा हिमालय श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला एक ही है, चाहे आप बाह्य हिमालय को ले लीजिएगा, चाहे ट्रांस हिमालय को ले लीजिएगा, लेकिन इनके बीच में कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं, जिसके पार उधर ट्रांस हिमालय है, पहले महान हिमालय है, या मध्य हिमालय के पार बृहद हिमालय है, उससे पहले मध्य हिमालय है। तो वो क्या है देखिए, आइए उनको भी देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो है इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये इनके बीच की सीमाएं हैं। इसके ट्रांस हिमालय के और बृहद हिमालय के बीच में सीमा बनाता है इंडो सांगपो सचर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सीमा बनाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में सीमा बनाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार मानचित्र बनाएंगे अपन। मानचित्र में जो हिमालय के विभिन्न पार्ट हैं, वर्गीकरण हमने किया है, उनको थोड़ा सा प्लॉट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हिमालय देखिएगा इस प्रकार से है, धनुषाकार आकृति में है हिमालय पर्वत, ठीक है। पूरी श्रृंखला की बात कर रहा हूं मैं। ये धनुषाकार आकृति में है। इस तरफ यहां पर इसमें एक मोड़ आता है, ये यहां पर मोड़ आ जाता है, और एक यहां पर भी मोड़ आता है इस प्रकार से। ये दोनों मोड़ कैसे हैं? अक्ष संघीय मोड़ हैं, अक्ष संघीय मोड़ हैं, या इनको हेयर पिन टर्न भी कह देते हैं। हेयर पिन टर्न का मतलब क्या है कि जो बालों में लगाने वाली जो पिन है ना, उसको अपन टर्न करते हैं ना बालों में लगा करके इस प्रकार से, तो वो भी मुड़ती है ना, इसी प्रकार के टर्न है। तो एक टर्न यहां पर है, टर्न का मतलब होता है मोड़, मोड़ ऐसे लिखा जाएगा। ये भी एक टर्न है,
यानी कि मोड़ है एक। अब यहां पर जो मोड़ है वो कहां पर है? नंगा पर्वत के समीप, नंगा पर्वत के समीप, ठीक है। और यहां पर जो मोड़ है, पर्वत है यहां पर, वो है नामचा बरवा के समीप, नामचा बरवा के समीप। आप ये भी कह सकते हैं मिशमी पहाड़ियों के पास में, ठीक है। तो नामचा बरवा, ये नामचा बरवा है और ये नंगा पर्वत है। नामचा बरवा के पास में जो ये टन है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप दिमाग में रखिएगा। अब मैं मानचित्र के माध्यम से चीजों को समझाता हूं आपको। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, क्लास काफी लंबी हो जाती है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो देखिएगा, अपन केवल उतना ही मानचित्र बनाएंगे जितनी अपन को आवश्यकता है। ये थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से है यहाँ पर, तो आप जो है ये बांग्लादेश वाला पार्ट है। तो देखिएगा, हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था मूल रूप से, और उससे पहले वर्गीकरण किया था तो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो मूल रूप से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ये है यहाँ पर काराकोरम, ठीक है। ये समांतर 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, फिर है इसके समानांतर लद्दाख, और फिर है यहाँ पर जास्कर। इस प्रकार से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। KLZ मैंने ऐसे बना दिया है। इसके बाद में फिर एक पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है, बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है। मैं दूसरे कलर से बनाता हूं यहां पर। अधिकांश भाग नेपाल में है इसका यहाँ, ठीक है। फिर ये यहाँ जाती है, ये भारत में ऐसे इस प्रकार से। अब इसमें यहाँ पर अच्छे संख्य मोड़ है ये, और यहाँ पर जो पर्वत है एक, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, नामचा बरवा के नाम से, और एक यहाँ पर पर्वत है इस जगह पर, इसका नाम है नंगा पर्वत। यहां से क्या होता है, ये अच्छे संख्य मोड़ बनते हैं। ये यहां से मुड़ जाता है इस प्रकार से, पाकिस्तान में ऐसे मुड़ जाता है, और इसी की श्रृंखलाएं आगे ऐसे चली जाती हैं पाकिस्तान में। थोड़ा छोटा कर देते हैं ये, क्योंकि ये राजस्थान वाला पार्ट भी आ जाता है ऐसे, ठीक है। अब इनको देखेंगे क्या क्या बोलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने बनाया है दूसरा वाला पार्ट, इसका नाम है महान हिमालय। फिर तीसरा पार्ट अपन लेते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में है इस प्रकार से, तीसरा वाला पार्ट। ठीक है। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना,
इसी का हिमालय की जो ये क्या है कि खंडित श्रेणियों के रूप में है, ये खंडित श्रेणियों के रूप में है और ये यहाँ पर फिर प्रकट हो जाती हैं। और जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहाँ जाती हैं आपकी, चलिए इस पेन से दिखा देता हूँ मैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर भी इनको पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में शामिल किया जाता है। तो आप देखिएगा ये वाला जो भाग है, ये 1 2 3 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। ये जो रेड वाला जो मैंने दिखाया है, ये वाला, ये क्या है, मुख्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय। ये वाला ब्लू से मैंने दिखाया है, ये कौन सा पार्ट है, ये है मध्य हिमालय। और ये जो खंडित श्रेणियां हैं, ये कौन सा है, ये है बाह्य हिमालय। तो इस प्रकार से, और ये इधर जो है ये वाला पार्ट, ये हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो आपने देखा होगा कि मैंने 4 भागों में बांटा था, प्रारंभ, माफ कीजिएगा 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में कौन सा था, पहला पार्ट ये था ट्रांस हिमालय, पहला पार्ट क्या था, ट्रांस हिमालय। दूसरा पार्ट था ये हिमालय वाला जिसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, और इसके भी 3 पार्ट ये हो गए और इसके भी 3 पार्ट ये हो गए, 1 2 3 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय के हो गए, और मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय ये हो गए हिमालय के। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ हिमालय, हिमालय के ये 3 हो गए। और तीसरा पार्ट हो गया पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। अब हम विद्यार्थियों ये प्लॉट कर चुके हैं, यहाँ पर आगे की चर्चाएं और करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। थोड़ा सा इनका नामकरण कर लेते हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, इनको भी ये जो 4 लगातार पर्वत श्रेणियाँ हैं इनको भी नाम दिया गया है। इनका नाम है पीर पांजाल, दूसरी वाली पहाड़ी जो है इसका नाम है धौलाधार, तीसरी वाली जो है इसका नाम है नागटिब्बा, और ये नेपाल में महाभारत की श्रेणियां। अब आप एक कंफ्यूज में नहीं आए, देखिए यहां पर ये धौलाधार है, ये धौलाधार है, एक धौलागिरी पर्वत भी है, ठीक है। धौलागिरी देखिए यहां पर है, इस जगह पर ये धौलागिरी है, धौलागिरी यहां पर है, कंफ्यूज मत होना। धौलाधर एक पर्वत श्रृंखला है और धौलागिरी एक पर्वत की चोटी है। देखिए माउंट एवरेस्ट यहां पर स्थित है, ये इसके पास में ये माउंट एवरेस्ट है। हमने शुरू में पढ़ा था कि महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं ना, इस वाले मुख्य हिमालय को या महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है तो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ यही होंगी। देखिए यहाँ पर ये पार्ट कंचनजंगा का है, कंचनजंगा ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, अभी फिलहाल भारत में स्थित, ठीक है। वैसे भारत की सर्वोच्च चोटी तो यहाँ कहा जाता है काराकोरम में है, यहाँ पर है जो K2 है। ये देखिए K2 और एवरेस्ट, इनमें कौन सर्वोच्च है भारत की, तो वो मैं आपको बता दूं। K2 तो है भारत की सर्वोच्च, ठीक है, K2 है भारत की सर्वोच्च, जबकि एवरेस्ट विश्व की है। और एक सवाल आता है कि भारत में सर्वोच्च, भारत में सर्वोच्च कौन सी है, तो वो देखिए कौन सी है, भारत में सर्वोच्च है कंचनजंगा। भारत में सर्वोच्च है
कंचनजंगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या अंतर है भारत की और भारत में। ये जो K2 है ना, इसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पाकिस्तान ने काट रखा, तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो इसलिए भारत में अभी फिलहाल नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर। हम जिसको गुलाम कश्मीर कहते हैं और वो उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, है ना। उन्होंने गुलाम कब्जा कर रखा है ना उसको। कुछ भाग चीन ने काट रखा है यहाँ से अक्साई चीन के रूप में। अक्साई चीन जो है वो चीन के हिस्से में है, और कुछ भाग ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ध्यान रखिएगा, K2 जो है भारत की सर्वोच्च है, भारत की सर्वोच्च है, और कंचनजंगा भारत में सर्वोच्च है, ये भारत में स्थित है, जबकि एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा आप। एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, पर्वतों की हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, जिसको नंदा देवी के नाम से जाना जाता है, नंदा देवी पर्वत के नाम से। और एक चीज और, कुछ किताबों में जो ट्रांस हिमालय है उसको 4 भाग बताए गए हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक कैलाश श्रेणियां और हैं। कैलाश श्रेणी देखिएगा, मैंने इसलिए यहां नहीं दिखाया क्योंकि ये जो है तिब्बत में चली गई है, ये कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, यहीं से नदियां निकलती हैं, सिंधु नदी वगैरह यहीं से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलाश श्रेणी जो है तिब्बत में चला गया, तिब्बत पर चीन ने अपना कब्जा कर रखा है। ठीक है, तिब्बत वैसे अलग स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन चीन ने उसको धोखे से कब्जा कर रखा है। तो ये एक मानचित्र के माध्यम से आपने चीजों को समझा है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको और आगे चर्चा में लेके आते हैं। देखिए यहां पर इस जगह पर एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, जिसको अपन, ये मैं हटा देता हूं ऊपर से, जिसको अपन पामीर ग्रंथि कहते हैं, पामीर की गांठ भी कहते हैं। ठीक है, पामीर की ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का या गांठ का मतलब है कि कई पर्वत श्रृंखलाएं वहां पर आकर के मिलती हैं, ये एक गांठ जैसा है। इसका जो समतल भाग है उसको पामीर का पठार कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पठार है ये। अब सबसे ऊंचा पठार है तो इसी को क्या कह देते हैं, संसार की छत भी कह देते हैं इसको, संसार की छत भी कहते हैं इसी को। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वोच्च पठार है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। अब कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं देखिए आती हैं, देखिए एक इधर से आती है निकल करके, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं दर्शा देता हूँ यहाँ पर उन चीज़ों को भी, ये हटा देते हैं यहाँ से पार्ट को। अच्छा, ये भी अभी बतानी है आपको। ठीक है, देखिए यहां से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे जाती है इधर ऐसे, और यहीं से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे जाती है इधर, और यहीं से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे जाती है। एक ये है पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला ये है। इनको मिटा देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, इसको कहते हैं कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, चीन में है। और ये वाली जो है इसको कहते हैं तिएन शान पर्वत श्रृंखला। ये जो गई पाकिस्तान की तरफ, इसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। और ये जो यहां से नंगा पर्वत से, ये नंगा पर्वत था, यहां से ये मोड़ पड़ा, तो पहला वाला जो भाग है ये, इसको कहते हैं सुलेमान पर्वत श्रृंखला, और इस दूसरे वाले को कहते हैं किरधर, किरथर भी कहते हैं, किरधर भी कह देते हैं। ठीक है, तो सुलेमान कहाँ है, किधर है सुलेमान, इधर पाकिस्तान में है ना। अब यहां पर ये नामचा बरवा से
भाई नंगा पर्वत से मोड़ हुआ तो सुलेमान और किरदर के रूप में विस्तार हुआ इसका। और यहां पर ये जो है, ये जो आगे विस्तार हो जाता है नामचा बरवा से अच्छ संघ के मोड़ पड़ता है इधर, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अराकान योमा। अराकान योमा। इधर म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, म्यांमार की भारत की सीमा बनाती है ये पर्वत श्रृंखला। तो आप अब एक बात देख रहे होंगे कि हिमालय इस तरीके से है और ये इस तरीके से है हिमालय, और दोनों तरफ इसमें मोड़ पड़ गई, ये मोड़ पड़ गई, तो इन्हीं को कहते हैं अक्ष संघीय मोड़। और ये मोड़ क्यों पड़े होंगे? इसका कारण क्या है कि इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी, उत्तर की ओर खिसक रही थी, और यहां पर यूरेशियन प्लेट थी। इस यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट खिसक रही थी, तो क्या हुआ कि धंसती चली गई, धंसती चली गई, तो किनारों से क्या हुआ, मोड़ पड़ गए, ऐसे अंदर घुसती गई और किनारों से ऐसे करके मोड़ पड़ते गए। तो इस प्रकार से सुलेमान और किरदर के रूप में ये मोड़ आ गया, और इधर अराकान योमा के रूप में मोड़ आ गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी आकृति ऐसी ही क्यों है। और ये अराकान योमा आगे जाकर के दक्षिण में जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो विस्तार है इस अराकान योमा का ही है, और अराकान योमा हिमालय का विस्तार है। तो इस प्रकार से अब देखिए ये तिएनशान है ना, तिएनशान चाय यहीं पहले सबसे पहले पैदा हुई थी, सबसे पहले चाय यहीं पाई गई थी तिएनशान में, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, एक बार मैंने एक कंपटीशन में देखा था ये प्रश्न, इसलिए आज आपको ये बता दिया मैंने। तो आप देख लीजिएगा, मैं मिटा दूंगा, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे एक एक की, किसकी, इसकी ट्रांस हिमालय की, फिर ट्रांस हिमालय के बाद में बात करेंगे मुख्य हिमालय की, फिर मुख्य हिमालय के बाद में चर्चा करेंगे अपन मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय के बाद में फिर बाह्य हिमालय की। एक एक हिमालय का पार्ट उठाएंगे अपन आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट उठाऊंगा ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में फिर चर्चा करेंगे अपन काराकोरम की। देखिए वीडियो में टाइम जरूर लगता है, ये थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, पर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको विस्तार से चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि शॉर्ट देखिए किसी चीज़ का होता नहीं है। शॉर्टकट बच्चे चाहते हैं कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें मिल जाए, हमको कोई जादू की छड़ी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तभी आपको जो है ये चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो हम पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, और इसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर, 3 भागों में बांटा था, ठीक है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, जो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है वो कुछ स्थानों पर तो 4500 मीटर है और कुछ स्थानों पर 5500 मीटर है। तो इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है। और इसके अलावा एक तथ्य है कि यह ट्रांस हिमालय 3 लगातार श्रेणियों में विभक्त है। अब ये 3 विभक्त कौन सी श्रेणियां हैं? ये वाली, ये तीनों, ठीक है। अच्छा, अब ये जो काराकोरम है ना, इस काराकोरम की बात बता देता हूं मैं। काराकोरम को बहुत सी जगहों पर कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है, वो है एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और ये जो कृष्णगिरी है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये संस्कृत साहित्यों में लिखा हुआ है, ये संस्कृत साहित्यों में लिखा हुआ है कृष्णगिरी। तो कई बार एक सवाल आ चुका है कंपटीशन में, कृष्णगिरी किस पर्वत को कहा जाता है? तो कृष्णगिरी कहा जाता है काराकोरम
पर्वत को। अच्छा, और ये जो लद्दाख है, यहाँ मैं बता देता हूँ, लद्दाख जो है ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के उत्तर में। अब आप देखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? ये जा रही है सिंधु नदी निकल करके, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये काराकोरम है, लद्दाख है और ये जास्कर है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख, जैसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। और केटू कहाँ पर है? केटू है यहाँ पर काराकोरम में, केटू यहाँ पर है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत में नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम काराकोरम की बात करेंगे, फिर लद्दाख की, फिर जास्कर की। पहले काराकोरम की बात कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं बात करूँगा काराकोरम की। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। आप कॉपी पेंसिल तैयार रखते चलिएगा। इसका जो नाम है वो केटू है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और एक इसका नाम है यावागिरी, यावागिरी भी नाम है इसका, ध्यान रखना, ये 2-3 नाम है इसके। और काराकोरम से एक नदी निकलती है, उसका नाम है नुब्रा नदी, काराकोरम से ही निकलती है नुब्रा नदी, ठीक है। अच्छा, और भी फैक्ट्स हैं कि भारत की सर्वोच्च और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली तो विश्व की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है कौन सी? केटू, ये वाली, ठीक है। ये अपन ने यहां लिख लिया था अभी। तो ये क्या है? संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,611 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,611 मीटर। अच्छा, अब ये कहां पर है? किसने कब्जा कर रखा है इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है किसमें? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर है, वहां पर है ये। अच्छा, और आगे बात करें, इस पर अनेक हिमनद हैं, अनेक हिमनद हैं। किस पर? इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर हिमनद हैं। हिमनद का मतलब हिमानी की नदी, जिनका पानी पिघल करके कई धाराओं को जन्म देता है, कई नदियों को जन्म देता है, ठीक है। अगर यहाँ के हिमनद की बात करें तो देखिए, हिमनद के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ या फिर यही लिख देता हूँ। जो हिमनद हैं उन हिमनद की बात कर लेते हैं। हिमनद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक आपने सुना होगा सियाचिन, सियाचिन हिमनद। ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद है ये भारत का, ये ध्यान रखेंगे। सियाचिन आपने सुना होगा, सियाचिन बॉर्डर है ना, यहाँ पर लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। अब देखिए, अगर सियाचिन की बात करें ना तो ये लड़ाई होती है, यानी कि युद्ध स्थल है ना। तो ये संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर, ये जीके तैयार हो रही है आपकी, ऊंचाई पर, संसार के का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है 1962 में चीन के साथ में, ठीक है। अब सियाचिन को छुड़ाने के लिए 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत,
थोड़ा सा आपकी जी के बढ़ा देता हूं मैं। मेघदूत नाम था। इस मेघदूत के का उद्देश्य क्या था? रिकैप्चराइजेशन ऑन सियाचिन, दोबारा से उस पर कब्जा करना इसका उद्देश्य था ये उस समय पर। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। जब तक सियाचिन अपने पास है, अपने पास पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि बर्फ बहुत सारी है वहां पर। ठीक है, और नुब्रा नदी जो है कहां से निकलती है? इसी से निकलती है, सियाचिन से ही। ठीक है, और तो कोई खास बात इसमें सियाचिन के लिए है नहीं, बस यही है। अब जो दूसरा ग्लेशियर है उसकी बात कर लेते हैं। एक बार इसको मिटाऊंगा मैं, आप चाहे यही लिख देता हूं, यही आ जाएंगे सारे। पहला ये हो गया। अब दूसरा है, इनके केवल नाम लिखेंगे, वाल्टोरो। तीसरा है साल्टोरो। एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है, कौन सा ग्लेशियर लद्दाख पर है, ऐसे पूछते हैं उसमें। ठीक है, तो बाल्टोरो, साल्टोरो। चौथा है इसमें बैफो, और पांचवा है हिस्पर। छठा है हुंजा। तो ये मुख्य जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं उनका हमने यहाँ पर चर्चा की है, और इनको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो काराकोरम पर्वत है ना, ये काराकोरम, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मान के चलिएगा ये काराकोरम है। ठीक है, ये काराकोरम है, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं। काराकोरम है, मान के चलिएगा ये। अब यहां से नदी जो मैंने बताया था ना कि नुब्रा नदी यहीं से निकलती है, तो नुब्रा नदी देखिए कहां निकल रही है। नुब्रा नदी देखिए यहां से निकलती है, इस जगह से ये नुब्रा नदी निकलती है ऐसे करके। और निकलती नुब्रा नदी कहां से है? काराकोरम में। और बहती कहां पर है? लद्दाख में। काराकोरम से निकल करके लद्दाख में बहती है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि नुब्रा नदी कहाँ की नदी है, लद्दाख की या काराकोरम की? तो सब क्योंकि बहती तो लद्दाख में है, तो सब लोग लद्दाख को टिक करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ये नदी कहाँ की है? काराकोरम की नदी है, लद्दाख की नहीं है। लद्दाख के ऊपर तो बहती है, लद्दाख के पठार पे बहती है। ठीक है, लद्दाख का पठार जो है वो उसको मिनी तिब्बत का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नुब्रा नदी। इसी के बगल में आपने एक नदी का नाम सुना होगा, श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी ऐसे आती है, वो ऐसे, इसका नाम है श्योक नदी। और आपने एक चीन के साथ में लड़ाई हुई थी हमारी गलवान घाटी में, श्योक नदी। गलवान घाटी में चीन के साथ लड़ाई हुई थी हमारी, चीन के साथ हुआ था ना गलवान में, कितनी मारामारी हुई है ना। तो गलवान नदी यहीं से निकलती है, ये देख लीजिएगा, ये है गलवान नदी। और इधर चीन वाले इधर है, इधर चीन है और उधर इंडिया है। इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे चीनी सैनिक, जिसका विरोध हमारे भारतीय सैनिकों ने किया था। यही लड़ाई थी। तो इस प्रकार से, और ये जो जिस भाग पर ये बहती है, यहां ये वाला जो पार्ट है, ये इसको कहते हैं लद्दाख का पठार। इसको कहते हैं लद्दाख का पठार। लद्दाख, लाख दर्रों का। ठीक है, बात करेंगे जब लद्दाख को लेके आएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। अब काराकोरम के बाद लद्दाख की बात करेंगे अपन। काराकोरम के बाद लद्दाख की बात करेंगे अपन। ये वीडियो नंबर हमारा 3रा है। मेरी हर क्लास में यह नंबर लिखा रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी ये हो जाएगा ये कौन सी क्लास है, तो यहाँ कोने पे देख लीजिएगा बोर्ड में। अगला है लद्दाख। लद्दाख का मतलब है लाख दर्रों का घर। बहुत सी पुस्तकों में लाख दर्रों का शहर भी
लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको लाख दर्रों का घर कहेंगे। ठीक है, अब लद्दाख पर आगे बढ़ते चलते हैं, इसकी बात करते हैं, कुछ मेन चीज़ें कर लेते हैं। इसकी एक सर्वोच्च चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, सर्वोच्च चोटी है, और इस सर्वोच्च चोटी का नाम है राकापोशी। राकापोशी। और राकापोशी की खास बात क्या है, ये संसार की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है। इसकी खास बात है, ये संसार की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है। और जो लद्दाख का पठार है, लद्दाख का जो पठार है, उसकी खास बात क्या है कि ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब सबसे ऊंचा पठार है तो इसको इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, और तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा तो इसीलिए मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। किसका, भारत का। ठीक है, अब इस लद्दाख के पठार पर नुब्रा नदी बहती है। ठीक है, इस पर नुब्रा नदी बहती है, और एक पूगा घाटी है, पूगा नदी के नाम से, पूगा घाटी भी यहीं पर है। इसके अलावा इंडो सांगपो सचर जोन, हम अपन जो बात करते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, तो सचर जोन भी यहीं पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, लद्दाख के पठार से संबंधित। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक मानचित्र, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं अपन। ये आप लिख लीजिएगा, सर्वोच्च चोटी याद रखना, राकापोशी सर्वोच्च चोटी है। इसका ढलान बहुत खड़ा है, इतना खड़ा ढलान संसार में किसी भी पर्वत श्रृंखला का नहीं है। बिल्कुल सीधा, ऊपर से गिरे तो खत्म, मर गए, इतनी खतरनाक चोटी है ये। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिएगा कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में समानांतर ही लद्दाख है, काराकोरम लद्दाख, और इसके नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, और ये है जास्कर। तो हम लद्दाख की बात कर रहे हैं अभी, इसको पॉइंट आउट कीजिएगा। जो नदी है ना, सिंधु नदी, वो कहाँ बहती है, यहां से आती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जास्कर के उत्तर में, लद्दाख के दक्षिण में, यानी कि इन दो के बीच में। सवाल आता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में गुजरती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, लद्दाख और जास्कर के रूप में, और लद्दाख और महान हिमालय के बीच में। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से बहती है। और यहाँ पर इसी नदी पर एक शहर बसा हुआ है, यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, ये शहर बसा हुआ है। तो शहर कौन सा है, ये लेह, ये लेह शहर है। ठीक है, लेह शहर बसा हुआ है। और ये क्या है, भारत में सबसे कम बारिश यहाँ होती है, वर्षा सबसे कम होती है यहाँ पर, वर्षा सबसे कम होती है कहाँ पर, लेह में। अब आप सोच रहे होंगे बर्फ है वहाँ, तो पानी की बारिश नहीं होती है, बर्फ के रूप में पानी गिरता है ना, बर्फ गिरती है। हालांकि है तो वो H2O ही, लेकिन वो
ठोस रूप में गिरती है, पानी नहीं गिरता है। तो ठीक है, और वर्षा क्या है, वो पानी को वर्षा कहते हैं। और वर्षण के अंदर जितना भी कोहरा, तुषार, पाला, ओस, ये सब वर्षण के अंदर आते हैं, लेकिन वर्षा पानी की बारिश को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है, अब सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां होती है, मौनिसराम में। मौनिसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। कहां पर है ये मौनिसराम, शिलोंग के पठार पर, शिलोंग के पठार पर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में है ये। ठीक है, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां आएंगी ना उसमें हम चर्चा करेंगे। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां ना वो यहां पाया जाता है। पहले मौनिसराम से पहले चेरापूंजी था स्थान का नाम। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये अपन ने देख ली यहां पर। और यहां पर एक रास्ता जाता है, ये जो लेह शहर है ना, लेह को एक रास्ता जाता है, एक सड़क जाती है। ठीक है, और लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, श्रीनगर से जोड़ती है, ये श्रीनगर शहर है। ठीक है, और यहाँ पर एक दर्रा है इस जगह पर, ये यहाँ पर एक दर्रा है, उस दर्रा से निकल करके आती है। दर्रा कहाँ पर है, जास्कर श्रेणी में। और ये जो दर्रा है, इस दर्रे को जोजिला दर्रा कहा जाता है, जोजिला दर्रा। मैं आपको एक वीडियो बना करके सारे दर्रे बताऊंगा, स्पेशल उसमें दर्रे होंगे सारे पूरे हिमालय के, और उस एक वीडियो बनाऊंगा उसमें पर्वत श्रृंखलाएं होंगी सारी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से सारे प्रश्नों का समाधान आपका हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा, यहां पर लद्दाख में एक खास बात है, लद्दाख में सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है भारत में। सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला कहां पाया जाता है, लद्दाख में। और क्या नाम है उसका, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। ये जो है बहुत देर तक आग देता है, तो सर्वोत्तम क्वालिटी का है जो लद्दाख में पाया जाता है। लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, ये कोयले के प्रकार है ना, तो ये एंथ्रेसाइट जो सबसे टॉप क्वालिटी का होता है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिएगा आप। और खास बातें तो ये है नहीं। ठीक, अब आगे अपन नेक्स्ट चीजें करते हैं। इसका एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद लद्दाख के बाद में अब जास्कर पर्वत श्रेणी की अपन चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा जरूर हो जाता है विद्यार्थियों, लेकिन इससे फायदा एक ये हो जाता है कि हमको चीजें एक साथ एक जगह पर विस्तार से मिल जाती हैं। तो काराकोरम, लद्दाख। अब हम जास्कर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जास्कर की बात करें तो ये जो जास्कर है, यहां पर इन्हीं से, यहां पर एक बड़ी झीलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं। एक का नाम है शेषनाग और दूसरी का नाम है बेरीनाग। शेषनाग और बेरीनाग, इनसे एक झील निकलती है, उसका नाम है, वो माफ कीजिएगा, नदी निकलती है, उसका नाम है झेलम नदी। और ये झेलम नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि झेलम का संग्राम जो है इसी नदी के बीच हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था, राजा पुरु और सिकंदर के बीच हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी, सिकंदर की हुई थी। ठीक है, सिकंदर जीत गया था। झेलम का संग्राम जो है इतिहास में बहुत फेमस है, ये झेलम नदी के किनारे पर ही हुआ था। ठीक है,
ये जो जास्कर है इसकी एक खास बात और भी है, यहां पर एक द्रास सेक्टर है, द्रास सेक्टर है, और ये क्या है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। और सबसे कम वर्षा वाला और सबसे ज्यादा ठंडा, इनको याद रखना आप, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के चुका हूं, ठीक है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास सेक्टर, जो जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहां का जो तापमान है, तापमान जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, 28, 29, 30 इतना पहुंच जाता है, ठीक है। ये याद रखना, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये कहां, किस एरिया में आता है, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कोई फैक्ट इसके बारे में, फिर झेलम नदी पे चर्चा करेंगे अपन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो झेलम नदी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनकी बातें कर लेते हैं। यहाँ ऐसे लीजिएगा, पहली बात है कि श्रीनगर कई बार कंपटीशन में आ चुका है। श्रीनगर बसा हुआ है कहां पर, झेलम नदी के किनारे पर। श्रीनगर शहर जो है वो झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। श्रीनगर से एक रास्ता जाता है कहां के लिए, लेह शहर के लिए एक रास्ता जाता है, ये लेह है, ये श्रीनगर है। और यहां पर बीच में एक दर्रा है जिसको कहते हैं जोजिला दर्रा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। यहां पर लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है इधर, और इधर जो है जास्कर श्रेणी है, ठीक है। अब श्रीनगर बसा है, ये किसने बसा था, सम्राट अशोक ने बसाया था, अशोक ने बसाया था क्या, श्रीनगर, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे, इस नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। और इंपॉर्टेंट बात, झेलम नदी कश्मीर घाटी बनाती है, कश्मीर घाटी बनाती है, यानी कश्मीर घाटी का निर्माण कौन करता है, झेलम नदी करती है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके, कुछ समय, कुछ दूरी तक, जैसे ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, कुछ दूरी तक ये झेलम नदी यहां पर क्या करती है, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, भारत पाक की सीमा बनाती है, कौन, झेलम नदी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत सवाल आते हैं झेलम नदी से, इतने सवाल पूछता है एग्जामिनर बहुत ज्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी झेलम नदी के द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया है, झील का निर्माण कराया, मतलब प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक झील है, एक झील बनी है, उस झील का क्या नाम है, बुलर झील। और इस बुलर झील की खास बात क्या है, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी है, इंडिया की, ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी, बुलर झील। और ये झील कहां पर है, झेलम नदी पर बनी हुई है। और तो कोई फैक्ट इसमें है नहीं, ये मेन अपन ने चर्चा कर ली। और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, बस ये मेन चीजें हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं वीडियो को जल्दी समाप्त करूंगा, थोड़ा सा मैटर और है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी।